नमस्कार, मेरा नाम है अंचिता और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। सो बेसिकली अभी तक हमने रोड के बारे में जाना है। तो रोड की स्पेसिफिकेशन है एक हाईवे। सो इसका नाम हाईवे क्यों रखा गया है, पहले हम इस बारे में बात करते हैं। जैसे नॉर्मली एक रोड होती है, तो आप देख सकते हो नॉर्मली हमने ये रोड बनाई है तो एनिमल्स या फिर पीपल उस रोड पे वॉक कर रहे हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि लाइट्स इतनी नहीं होती थी, तो लाइट भी नहीं है, और हाईवे बेसिकली स्पीडी व्हीकल्स के लिए बनाया जाता है। तो अगर स्पीडी व्हीकल्स यहाँ से पास कर रहे हैं तो ये एनिमल्स या जो भी ह्यूमन बीइंग है इनके लिए एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्सीडेंट के चांसेस को कम करने के लिए हमने इस हाईवे को, मतलब जो ये रोड पास कर रही है, इसको एक ऊपर हाई एलिवेशन पे डिज़ाइन किया, मतलब हाई एलिवेशन पे डिज़ाइन किया और इसे कंस्ट्रक्ट किया। तो जो रोड थोड़े हाई एलिवेशन पे डिज़ाइन या कंस्ट्रक्ट होती है और उस पर स्पीडी व्हीकल्स मूव कर सकते हैं, इस तरीके की रोड को हम हाईवे बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम बेसिकली हाईवे पड़ा। अब किसी भी रोड को डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ उसके ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पैरामीटर्स पढ़ने पड़ते हैं, तभी तो इसलिए इस हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ा जाता है। तो उसका सबसे पहला पेवमेंट करेक्टरिस्टिक है फ्रिक्शन। तो हाँ, हमने बचपन में फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ा ही है। फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि हम मूव करते हैं तो चलने में जो भी हेल्प करता है वो फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक लेटरल फ्रिक्शन होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है। तो अब बात करते हैं अगर हम रोड की, तो अगर हम स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं तो गाड़ी हमारी इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है, ये तो हमें इजीली पता है। तो आप ये तो कहोगे कि अरे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या होता है। तो स्ट्रेट रोड इस डायरेक्शन में जो हमारी कार मूव कर रही है, तो इसी डायरेक्शन में जब मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। यहाँ पर हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे इस लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का वर्क होगा, यहाँ पे देखा जाएगा। जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू 0.3 और 0.4 के बीच में वेरी करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन में। कभी कभी लेटरल फ्रिक्शन और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन दोनों दे सकते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन लगेगा या लेटरल लगेगा। तो अगर वो व्हीकल स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, वहाँ पे स्ट्रेट रोड की बात की जा रही है, उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन यूज़ करेंगे, जिसकी वैल्यू 0.3 से लेके 0.4 के बीच में डिपेंड करती है। इवन फ्रिक्शन की वैल्यू इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि किस टाइप का टेरेन है, प्लेन रोड है, हाईवे है, माउंटेन रेडियस है, किस तरीके का वहाँ पे टेरेन है, उस पर भी डिपेंड करती है। वहीं अब बात आती है कि लेटरल फ्रिक्शन। तो आप लोग सोचेंगे कि अच्छा लॉन्गिट्यूडनल तो पता चल गया, लेकिन लेटरल फ्रिक्शन कहाँ लगता है भाई। तो लेटरल फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेट रोड पे हम मूव करेंगे, कभी बीच में हॉरिजॉन्टल कर्व भी आएगा। तो जो ये हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं, हमें ये तो पता ही है, जब हम किसी भी सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं तो हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू होती है P इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू दे रखी है। जब हम वेलोसिटी V क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, और R क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, वो भी इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो जैसे ये कार अगर हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रही है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब मान लो आप कार में बैठे हो, आपके दोस्त चला रहा है, तो आपने बोला कि अरे थोड़ी सी स्पीड बढ़ा, उसने बढ़ाई, फिर तुमने बोला अरे बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ी और बढ़ा, थोड़ी और बढ़ा, थोड़ी और बढ़ा। एक टाइम आएगा कि ये कार अपना इस लेन को छोड़ के थोड़ा आगे चला जाएगा, लेन से आउट चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल कर्व को क्रॉस कर जाएगा, आगे चल जाएगी। तो जब तक आप स्पीड बढ़ा रहे थे और ये लेन पे बनी हुई थी, जब तक लेन पे ये बनी हुई थी, इसको कौन रोक रहा था। तो इस हमारे टर्म में, क्योंकि अब देखो ये अगर स्ट्रेट लाइन होता तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता, पर अब इस डायरेक्शन में हमारा पी फोर्स लग रहा है, तो भाई ये लेटरल डायरेक्शन जो है, जो भी हमारी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है उसे हम लेटरल डायरेक्शन बोलते हैं। तो उस लेटरल डायरेक्शन में जो भी हमारी फ्रिक्शन लग रही है, जो एक्ट कर रही है, उसी को हम लेटरल फ्रिक्शन या फिर ट्रांसफर फ्रिक्शंस बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15 होती है। अब आपको पता चल जाएगा, अगर हम हॉरिजॉन्टल कर्व क्वेश्चन में देखेंगे तो हम लेटरल फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे, और अगर हम स्ट्रेट रोड की बात करेंगे तो हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट रोड विल बी कंसिडरिंग द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एंड कर्व पाथ विल बी कंसिडरिंग द लेटरल फ्रिक्शन।
तो अभी तक पता चला कि फ्रिक्शन हमारे को मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो वहीं फ्रिक्शन का एक और रोल होता है। अब मान लो एक आपका न्यू टायर है और एक आपका वॉर्न आउट टायर है। तो न्यू टायर में क्या होता है कि आपने देखा होगा ग्रूव्स बने रहते हैं। बिल्कुल नया नई कार आई है, आपने एक नई कार ली तो उसमें टायर को देखिएगा आप, तो उसमें स्मॉल स्मॉल ग्रूव्स बने रहते हैं न्यू टायर में। वही बहुत टाइम से चली हुई कोई कार होती है तो उसका जब टायर देखोगे तो उसके ग्रूव से ना बहुत ज़्यादा बॉर्न आउट हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल टकला सिर की तरह हो जाएगा, जैसे कोई बाल ही नहीं, एकदम सिल्की सा बिल्कुल सरफेस हो जाएगा। तो अब इसके फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ता है ये हम देखेंगे। तो मान लो अभी हम समर सीजन में दोनों टायर की स्टडी कर रहे हैं। तो अभी समर सीजन है तो हमारी जो पेवमेंट है वो ड्राई है, पानी वहाँ पे नहीं है, तो समर सीजन में हमारी पेवमेंट ड्राई होती है। तो अब अगर आप बॉर्न आउट न्यू टायर को देखोगे तो ग्रूव्स हैं। ग्रूव्स के वजह से क्या होता है, जो कांटेक्ट एरिया है टायर का पेवमेंट के संग वो कम होता है, क्योंकि ग्रूव से वो थोड़ा सा कम एरिया टायर का कांटेक्ट में आता है विद पेवमेंट। तो इसके वजह से अगर एरिया कम है कांटेक्ट में तो हमारा जो फ्रिक्शन है रोड और टायर के बीच में वो भी कम होता है। वहीं अगर हम वर्न आउट टायर की बात करें समर में तो क्या होता है कि ये पूरा वर्न आउट हो चुका है, यहाँ पे कोई भी ग्रूव्स नहीं है। तो जो भी ये सरफेस है हमारा ये पूरा पेवमेंट के संग अच्छा खासा कांटेक्ट बनाता है, मतलब कांटेक्ट एरिया यहाँ पे न्यू टायर के कंपेयर में ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कांटेक्ट एरिया इज मोर सो फ्रिक्शन इज ऑल्सो ग्रेटर। तो समर में हम वर्न आउट टायर से मज़े लेते हैं, लेकिन अगर वही वर्न आउट टायर को रेनी सीजन में चलाएं तो क्या होगा कि ये दिक्कत कर देता है। क्या होता है कि ये पूरा सरफेस हमारा प्लेन है, तो अब रेनी सीजन में रेन हो गई तो हमारा जो पेवमेंट होता है वो वेट हो जाता है, मतलब गीला गीला हो गया, तो वहाँ पे पानी की लेयर है। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारा टायर है और ये जो पेवमेंट है इसके बीच में पानी की लेयर आ जाती है। तो पानी की लेयर आने की वजह से इसका कांटेक्ट पेवमेंट के संग उतना अच्छे से नहीं हो पाता, तो कांटेक्ट एरिया यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। कांटेक्ट एरिया डिक्रीज हुआ तो फ्रिक्शन भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। वहीं हम न्यू टायर की बात करें रेनी सीजन में तो ग्रुप्स के वजह से क्या होता है कि जो वाटर की फिल्म है वो उतना अच्छा एरिया नहीं बना पाती ग्रुप्स के संग। तो ग्रुप्स के वजह से जो वाटर है वो इतना फिल नहीं हो पाता, तो अगर मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है रेनी सीजन में, क्योंकि उतना कांटेक्ट एरिया पानी की वजह से नहीं बन पाया पानी और टायर के बीच में। तो ग्रूव्स और रोड के बीच में अच्छा खासा एरिया बना रहता है, इस वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो आप किसी एक कंडीशन की याद कर लो वो उसका अपोजिट होगा। तो अगर न्यू टायर का याद करोगे तो कांटेक्ट एरिया कम बनाने की वजह से फ्रिक्शन कम है, तो वहीं उसका अपोजिट हो जाएगा वर्न आउट टायर का समर में कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा। रेनी सीजन में क्या होगा कि कांटेक्ट एरिया वहीं रेनी सीजन में कांटेक्ट एरिया पानी का उतना नहीं होता ग्रूव्स की वजह से, तो फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा हो जाता है। अब बारी आती है स्किड और स्लिप की। ये भी एक टेक्निकल टर्म है, जैसे लोगों को पता ही नहीं होता कि स्किड और स्लिप क्या होता है। किसी की गाड़ी स्लिप कर जाती है तो वो लोग कहते हैं यार मेरी गाड़ी तो आज एक्सीडेंट हो गया, स्किड कर गई। किसी की गाड़ी स्किड कर रही होती है वो बोलते हैं अरे एक्सीडेंट हो गया, हमारी गाड़ी स्लिप कर गई। तो आज मैं बताऊंगी कि स्किड और स्लिप क्या होता है। उससे पहले लेकिन हमें दो टर्म समझने पड़ेंगे, एक होता है रोटेशनल मोशन और एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर गाड़ी का जो टायर है, जो भी हमारे व्हीकल का टायर है, अगर वो अपनी ही एक्सिस पे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो उस मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। वहीं अगर हमारी जो व्हीकल का टायर है वो रोटेट भी कर रहा है और उसके संग संग आगे भी जा रहा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो उस तरीके के मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। तो अगर स्किड की कंडीशन देखनी है तो हमारा ट्रांसलेशन मोशन जो है, मतलब गाड़ी को ब्रेक लगाया तो भी थोड़ा सा आगे खिसक के चली गई, तो उस तरीके के मोशन क्या हुआ कि रोटेशनल मोशन तो रुक गया, मतलब ब्रेक लगाया तो टायर का घूमना तो रुक गया लेकिन वो थोड़ी सी आगे चली गई, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस उसने कवर किया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ट्रांसलेशन मोशन हमारा ज़्यादा हुआ इन कंपेयर टू रोटेशनल मोशन। तो इस कंडीशन को हम स्किड कहते हैं। ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में कंडीशंस पूछ लेते हैं तो आप ट्रांसलेशन मोशन ग्रेटर देन रोटेशनल मोशन है उस पर आप क्लिक टिक करिएगा। वहीं अगर हम स्लिप की बात करते हैं तो जो रोटेशनल मोशन होता है, अब इसमें क्या होगा कि हमने ब्रेक लगाया, आगे तो नहीं गई लेकिन वो अपनी एक्सिस पे जो टायर है वो घूम रहा है, इस तरीके से घूमता जा रहा है, अपनी एक्सिस पे जो टायर है वो घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ, रोटेशनल मोशन ज़्यादा हो गया इन कंपेयर टू ट्रांसलेशनल मोशन। तो ऐसी कंडीशन को हम स्लिप कहते हैं। और अगर प्योर स्किड की बात की जाती है तो प्योर स्किड में क्या होता है, जो रोटेशनल मोशन है वो एकदम ज़ीरो है,
जैसी ब्रेक लगाया टायर वहीं के वहीं रुक गया, मतलब रोटेशनल मोशन एकदम जीरो है। ऐसी कंडीशन को हम प्योर स्किड कंडीशन कहेंगे। अब आप सबने देखा ही होगा, जब भी हम व्हीकल को लेके जाते हैं रोड पे, तो इंडिया की इतनी भी अच्छी रोड्स नहीं है कि बिल्कुल एकदम स्मूथ गाड़ी चल रही हो, तो कहीं कहीं हमारे थोड़े से बम्प्स आते हैं, गड्ढे वड्ढे आते हैं, थोड़ा ऊंचा नीचा हमें फील होता है, अंड्यूलेशन फील होती है। तो इसी चीज़ को हम अनइवननेस इंडेक्स के द्वारा देखते हैं। तो अनइवननेस क्या होता है, बेसिकली अनइवननेस क्या है कि अगर स्ट्रेट रोड है बिल्कुल, तो वो स्ट्रेट है। अगर उसमें ऊपर नीचे थोड़े से बम्प्स हैं, तो जो अंड्यूलेशन हो रहा है वो अनइवननेस है। और अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है, अंड्यूलेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड। जो भी रोड पे हमारी अंड्यूलेशन है और एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ रोड पे हमने उसको उसका रेशियो देख रहे हैं, उसे हम अनइवननेस इंडेक्स कहते हैं। और ये बम्प इंडिकेटर के थ्रू हम इसको मेज़र करते हैं। और इसका ये फॉर्मूला होता है कि बी आई इज इक्वल टू, बी आई क्या है, बम्प इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम अनइवननेस इंडेक्स को मेज़र करते हैं, विच इज इक्वल टू 630 आई आर आई की पावर 1.2। तो आपको वैल्यू गिवन होगी, इसमें पुट करना है और निकालना है। अब वो हो सकता है कि अगर वो लेस देन 1500 mm पर किलोमीटर, मतलब जो अंड्यूलेशन है वो 1500 mm पर किलोमीटर लेंथ के अंदर है, तो वो रोड गुड मानी जाएगी। वहीं अगर 1500 से लेके 2500 mm पर किलोमीटर के बीच में, तो उस रोड को हम सेटिस्फैक्ट्री रोड मानेंगे। लेकिन अगर वही वो 3200 mm पर किलोमीटर से ज़्यादा हो गई, अगर उसकी वैल्यू इस रेंज से ज़्यादा आती है, तो उस रोड को हम पुअर रोड में कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो गया, अनइवननेस हो गया, जिसके जो क्या होता है, एक रोड पे हम अंड्यूलेशन को मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ बम्प इंडिकेटर। और ये वैल्यूज़ आप याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में 1 मार्क्स एमसीक्यू में दे देते हैं कि ये वैल्यू होगी तो किस टाइप की रोड है। तो अगर वो 1500 से कम है तो गुड है, 1500 से 2500 के बीच में वैल्यू है तो सेटिस्फैक्ट्री है, और 3200 से ज़्यादा है तो उसे पुअर रोड में कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कर्व। कर्व तो आपने देखा ही होगा, जैसे कि हम अब रोड, अगर हम यहाँ पे व्हीकल को मूव करा रहे हैं तो उसके साइड में एक फुटपाथ होता है। फुटपाथ और रोड के बीच में जो भी डिवाइडर का काम करता है, जो भी हमारा सेपरेटर का काम करता है, इट इज़ अ सेपरेटर बिटवीन रोड एंड फुटपाथ, उसी को हम कर्व बोलते हैं। तो कर्व बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि अच्छा, लोग इस साइड चलें और कार इस साइड मूव करें, उन लोगों को एक दूसरे में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इनकन्वीनियंस क्रिएट ना हो। वहीं पे नेक्स्ट है शोल्डर। तो शोल्डर भी आपने देखा होगा, मोस्टली ये स्पीडी जो रोड होती है जहाँ पे मतलब स्पीडी व्हीकल्स चल सकते हैं, वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वैसे हर जगह ही प्रोवाइड किया जाता है कि इट इज़ एडजेसेंट टू पेवमेंट, मतलब हमारी जो ये पेवमेंट है उसके जस्ट बगल में ही वो डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा विड्थ फॉर इमरजेंसी। अब जैसे ये नहीं कि आप कार चला रहे हो, आपका टायर पंचर हो गया, तो ऐसा थोड़ी करोगे कि कार ही वहीं पे रोक दी और भाई अब जितनी भी पीछे कार हैं वो सब रुकेंगी, पहले हम अपना टायर पंचर सही करेंगे फिर सब चलेंगे। तो किसी को भी इनकन्वीनियंस ना हो, इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी के लिए, कि कार को यहाँ पे साइड में रोक के लोग अपना जो भी प्रॉब्लम है, या जो भी थोड़ी देर वेट करना है किसी का, या जो भी आपको अपना पर्सनल काम है वो कर सको। तो ये जो हम एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हैं, इसी को हम शोल्डर कहते हैं। ये दोनों साइड प्रोवाइड की जाती है अपने पेवमेंट के, और इसी को या तो यहाँ पे फुटपाथ भी होगा यहाँ पे, तो उसी रोड पेवमेंट और फुटपाथ के बीच के सेपरेटर को हम कर्व कहते हैं। अब जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, कि जो कैम्बर होता है, कैम्बर जो होता है शोल्डर का, वो 0.5% स्टीपर होना चाहिए। स्टीपर मतलब कि उससे और ज़्यादा थोड़ा झुका हुआ, इसका स्लोप और ज़्यादा स्टीप होना चाहिए इन कंपेयर टू रोड का कैम्बर। जो रोड का कैम्बर होगा उससे 0.5% शोल्डर का ज़्यादा स्टीपर कैम्बर होना चाहिए। कैम्बर क्या होता है अभी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, पर स्टीपर क्यों होना चाहिए ये पूछ लेते हैं। तो स्टीपर इसलिए होना चाहिए कि जो रोड है वो तो हमारी हार्ड मटेरियल की है, उसका सरफेस हार्ड है। तो जो यहाँ पे शोल्डर है वो मोस्टली डस्ट होती है, वहाँ पे अर्थ होता है, वहाँ पे सॉयल होती है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि सॉयल है तो वो पानी को जल्दी सीप कर लेगा, मतलब वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस वजह से वो जल्दी जो पानी आया है वो जल्दी ड्रेन आउट हो सके, इस वजह से इसका जो कैम्बर होता है वो इन कंपेयर टू कर्व हम इन कंपेयर टू कैम्बर ऑफ रोड हम ज़्यादा स्टीप रखते हैं। अब कैम्बर क्या होते हैं बेसिकली, कि जो ये प्रॉब्लम थी हमारी कि वाटर जब रेन होता है, तो अगर हमने स्ट्रेट रोड बना दी, बिल्कुल स्ट्रेट अगर हमारी रोड है, तो वाटर हमारा कभी भी ड्रेन आउट हो ही नहीं पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कैम्बर प्रॉपर्टी लेके आए। कैम्बर में क्या होता है,
सॉल्व स्लोप बाय एलिवेटिंग बाय सेंटर लाइन। मतलब क्या होगा, जैसे ये रोड है तो इसका ये बीच में सेंटर लाइन है, तो हम यहाँ से जो उसको रोड को ऊपर उठा देंगे और स्लोप प्रोवाइड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आपने कभी भी देखा होगा, बीच में थोड़ा सा डिवाइडर की तरफ हमारी टिल्टिंग रोड होती है, तो ये जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं इसका बेसिक क्या है कि कम ड्रेनेज को रिमूव कर सकें। मतलब जो हमारा जो भी पानी आ रहा है वो जल्दी ड्रेन आउट हो सके, जो भी पानी है वो बीच में न रुके, नहीं तो हमारी जो रोड है वो ज़्यादा अच्छे दिन तक नहीं चल पाएगी, ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी, डिग्रेड होने लगेगी। तो वाटर ड्रेन आउट हो सके। और कैम्बर हमारा इसलिए भी प्रोवाइड किया जाता है कि आप आगे पढ़ोगे कि सर्कुलर कर्व को प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रेट से सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करने में भी हेल्पफुल होता है। अब हमारे कैम्बर 3 टाइप के होते हैं। पहला है स्ट्रेट कैम्बर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक रोड है और आपने उसको बीच से उसको उठा दिया और एकदम स्ट्रेट प्रोवाइड कर दिया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये रोड है तो ये स्ट्रेट प्रोवाइड कर दिया है एकदम। लेकिन ये किसके लिए बेस्ट है? बेस्ट फॉर स्लो मूविंग व्हीकल, उनके लिए ये बेस्ट होती है। इसमें क्या है कि आप ये देख सकते हो 1:n का मतलब क्या होता है कि आपने n डिस्टेंस चले तो आपने 1 डिस्टेंस रेज हुआ। मतलब आप n जैसे 1:4 है तो 4 मीटर चले तो आप 1 मीटर ऊपर गए। तो 1:n का मतलब ये होता है। अब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो v अपॉन एच, इसको मैं नीचे ले आई तो h बाई वी की वैल्यू को हम n कह सकते हैं और ये 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा इसका थीटा, इसी को हम कैम्बर कहते हैं। स्ट्रेट लाइन इसलिए प्रोवाइड की है क्योंकि हमने सबसे पहले इसी से थ्रू किया था। और ये जो w है वो विड्थ शो कर रही है रोड की। और जो हमारा ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर है वो स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए अच्छा होता है। लेकिन अब इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, जो हमारा स्ट्रेट फास्ट मूविंग व्हीकल है वो ऑफ ट्रैक हो जाता है। तो उस वजह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैराबोलिक कैम्बर लेके आए। इसमें क्या है कि पैराबोलिक कैम्बर लेके आए, ये विड्थ है रोड की और ये जो डिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए कि कितना रेज करना चाहिए, और ये 2 डिग्री होता है एज वी नो पैराबोलिक। ये इसकी इक्वेशन होती है, ये याद करना चाहिए, याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। विड्थ दे देंगे, एन की वैल्यू दे देंगे, एक्स दे देंगे और पूछ लेंगे कि कितना रेज करना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। पर अब ये किसके लिए बेस्ट है? ये फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए बेस्ट है। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर स्लो मूविंग के लिए बेस्ट था और पैराबोलिक फास्ट के लिए। लेकिन हमारी रोड पे तो दोनों तरीके के व्हीकल चलते हैं, तो हमने एक मिडिल का रास्ता निकाला जिसे कंपोजिट कैम्पर कहा जाता है। तो उसमें क्या किया, हमने स्ट्रेट भी दिया और पैराबोला, धीरे धीरे मतलब स्ट्रेट से धीरे धीरे पैराबोला की तरफ शिफ्ट हुए। तो इस वाले लेन पे स्लो व्हीकल मूव कर लेंगे और इस वाले लेन पे हमारा फास्ट व्हीकल मूव कर लेंगे। तो दोनों को ही प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों को ही इनकन्वीनियंस होगा और दोनों अच्छे तरीके से कर लेंगे। और हमारी जो प्रॉब्लम है कि वाटर स्टक ना हो जाए, तो वाटर का भी ड्रेन आउट हो जाएगा। यही मैं बता रही थी कि जो कैम्बर का, जो भी हमारा रोड का कैम्बर होगा, जो भी रोड का कैम्बर हम प्रोवाइड करेंगे उससे 0.5% ज़्यादा स्टीपर होना चाहिए हमारा शोल्डर का कैम्बर। आज हमने पेवमेंट करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। पहला फ्रिक्शन था, फिर स्किड एंड स्लिप था, फिर अनइवननेस इंडेक्स था, फिर कर्व, शोल्डर एंड कैम्बर के बारे में पढ़ा था। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।